जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं कि प्लेटो की काव्य संबंधित मान्यताओं का विश्लेषण करें। और ये जो आपका है दोस्तों, वो हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, प्लेटो जो थे दोस्तों, एक व्यक्ति थे, एक विचारक थे। और जो प्लेटो है ना, वो हिंदी वगैरह में कविता या तो फिर कहानी वगैरह लिखने का काम नहीं करते थे। ये पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिज्ञ थे, राजनीतिक शास्त्र थे। इसका नाम मिलता है पॉलिटिकल साइंस में। जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे ना, तो उसमें इसका नाम मिलता है। तो इसको तो हिंदी के काव्य से, कविता से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस से उठ करके हिंदी की तरफ आए और हिंदी में जो कविता लिखा जाता है उसको ये निंदा किए, मतलब गलत साबित किए। इन्होंने ये कहा कि जो कवि लोग कविता लिखते हैं ना, वो बहुत गलत है। उसमें भगवान को रोते हुए दिखाया गया है। उसमें ऐसा लिखा जाता है जिससे मानव व्यक्ति जो होता है वो पढ़ करके कविता रो जाता है। नाटक इस प्रकार से दिखाया जाता है कि व्यक्ति देखते देखते रो जाता है, तो इससे व्यक्ति कमज़ोर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लोगों के झूठाई के बारे में दिखाया जाता है। तो यही सब चीज़ों को लेकर के प्लेटो का कहना है कि जो काव्य है ना, कविता, वो बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, उसमें गलत चीज़ों को लिखा जाता है, तो इसीलिए उनको ये गलत मानते हैं। और इसी के बारे में हम लोगों को पूरा पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों भूमिका। ठीक है, प्लेटो जो थे वो कोई कवि नहीं थे, ये पॉलिटिकल साइंस के विचारक थे। ठीक है, तो प्लेटो कोई कवि नहीं थे, ये हिंदी वगैरह लिखने का काम नहीं करते थे। वे एक देशभक्त थे। हाँ, देशभक्त थे, क्योंकि उसको देश से बहुत प्रेम था और वो देश को बहुत आगे बढ़ाना चाहते थे। और राजनीतिक शास्त्र थे। राजनीतिक शास्त्र मतलब ये पॉलिटिकल साइंस में काम करते थे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस को ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक शास्त्र। तो ये राजनीतिक शास्त्री थे जो पॉलिटिकल साइंस वगैरह में अपना विचार वगैरह देने का काम करते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य यही था कि अपने देश को सुधारना, और अगर कहीं गलत हो रहा है तो गलत कहना, सही हो रहा है तो सही कहना, और गलत चीज़ों को अपने देश में नहीं होने देना। इससे हमारा देश विकास नहीं करेगा, ऐसा इनका कहना था। जब उन्होंने देखा कि उस समय की जो कविताएं हैं, उस समय की कविताएं, ठीक है, उस समय की जो कविताएं थी और जो नाटक हुआ करता था ना, वो युवाओं को भावुक कर देता था। मतलब थोड़ा इमोशनल कर देता था। कविता पढ़ करके या नाटक देख करके युवा जो होते थे वो क्या हो जाते थे, इमोशनल हो जाते थे, कमज़ोर हो जाते थे, अनैतिक बना रहे हैं। और उनको ऐसा लगा कि जो कविताएं हैं ना, वो लोगों को अनैतिक बना रहे हैं, मतलब अच्छा नहीं बुरा बना रहे हैं उनको। यानी कविता पढ़ करके आप देखेंगे, कुछ ऐसा कविता पढ़ेंगे जिससे आपकी आंख में आंसू आ जाता होगा। तो ये चीज़ प्लेटो को सही नहीं लगा। इससे लगा कि व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, भावुक हो जाता है, अनैतिक हो जाता है, यानी कि व्यक्ति के ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो उन्होंने अपने देश यानी आदर्श राज्य की भलाई के लिए, यानी उन्होंने अपने देश की भलाई के लिए ऐसे ऐसे कविता का क्या कर दिया, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, रोकना शुरू कर दिया, उसको गलत ठहराना शुरू कर दिया। उन्होंने कविता को साहित्य की नज़र से, साहित्य का मतलब होता है दोस्तों, जैसे देखो, जो एक अच्छा सा कहानी होता है ना, ठीक है, एक अच्छा सा कविता होता है, एक अच्छा सा नाटक होता है, ये सब को हम लोग साहित्य बोलते हैं। कहानी, नाटक, कविता, तो उसको साहित्य बोलते हैं। तो उन्होंने कविता को एक साहित्य की नज़र से नहीं देखा, बल्कि समाज सुधार की नज़र से देखा। उन्होंने ये कहा कि आप कविता में कुछ भी नहीं लिख सकते हो, आप कविता को सिर्फ साहित्य मत मानो। ये जो हमारा कविता है ना, वो हमारा समाज को सुधार भी सकता है। तो आप लोग कविता में इस प्रकार से लिखिए ताकि आपके मन में ऐसा होना चाहिए कि जो कविता है इससे हमारा समाज सुधरेगा। और इस पॉइंट को माइंड में रख करके ही क्या करना चाहिए, कविता को लिखना चाहिए। जो कविता दोस्तों वो एक साहित्य है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि कविता को आप सिर्फ साहित्य मत मानो, आप उसको ये भी मानो कि वो कविता से समाज सुधारता है। जैसे एक व्यक्ति को कह सकते हैं कि सिर्फ उसको व्यक्ति मत मानो, उस व्यक्ति समाज भी सुधार सकता है। वैसे ही इन्होंने भी कहा कि जो कविता है उसको साहित्य मत मानो, वो एक समाज को भी सुधार सकता है। इसलिए जो भी लिखोगे कविता में सही सही ही लिखा जाना चाहिए। देखो, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो प्लेटो है ना, उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम था रिपब्लिक। उसमें उन्होंने ये कहा, कविता और कवियों को कड़ी निंदा की। यानी उस किताब जो लिखा द रिपब्लिक, उसमें इन्होंने जो कविता होते हैं ना और जो कवियाँ हैं, ठीक है, यानी कि कविता को लिखने वाले जो कवि लोग हैं, उसको उन्होंने गलत माना, निंदा किया, उनका बेइज्जती किया। उसमें यहाँ तक कह दिया कि एक आदर्श राज्य में इन कवियों के लिए कोई स्थान नहीं है। आदर्श राज्य मतलब एक अच्छा सा देश, राज्य मतलब देश, ठीक है, एक अच्छा सा देश में इन कवियों के लिए कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे कवि जो गलत लिखते हैं, ऐसे कवि के लिए हमारे एक अच्छे सा समाज, एक अच्छा सा देश में कोई जगह नहीं होना चाहिए। मतलब कवि लोगों को इन्होंने गलत ठहरा दिया। ठीक है,
जब भी हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों पॉलिटिकल साइंस वगैरह ये सब हिंदी वगैरह, तो राज्य का मतलब देश होता है। आगे देखिए प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत। प्लेटो ने 3 प्रकार के अनुकरण दिए। अनुकरण का मतलब तो दोस्तों नकल करना, एक दूसरे से देख करके वही चीज़ों को करना। जैसे मान लो कहीं अगर मोबाइल बन रहा है तो हम भी देख लिए कि कैसे बना और हम भी बना दिए, तो उसको बोलते हैं नकल करना। तो इसी के बारे में इन्होंने भी कुछ कहा। प्लेटो का एक सिद्धांत था अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण का मतलब क्या होता है? नकल करना, कॉपी करना। प्लेटो का मानना था कि कविता या कोई भी कला असल में और कुछ नहीं है, बस इस दुनिया की नकल है। यानी इन्होंने ये कहा कि जो कवि लोग कविता लिखते हैं ना, और जो लोग अपना कला दिखाते हैं, जैसे हो सकता है बहुत अच्छा से कोई डांस कर रहा है, कुछ व्यक्ति के अंदर ऐसा कला है जो कुछ वो बना दे रहा है, तो वो अपने से नहीं सीखा, वो कहीं से नकल किया होगा। तो इसी का सिद्धांत हो गया अनुकरण सिद्धांत। और ये नकल को इन्होंने 3 प्रकार में बांटा। एक सत्य क्या है, संसार क्या है, और कविता या तो फिर कला क्या है। और ये 3 ही चीज़ से इन्होंने समझा दिया कि दुनिया में नकल कैसे होता है। जैसे एग्जाम्पल आप समझिए दोस्तों, मान लो कि मोबाइल का ही निर्माण हुआ, तो क्या मोबाइल अपने आप बना होगा? दुनिया में नहीं, कोई व्यक्ति बनाया होगा। तो प्लेटो का कहना है कि व्यक्ति के मन में ये चीज़ आया होगा कि कोई व्यक्ति दूर में और हम भी दूर में, तो बात कैसे हो, इसके लिए मोबाइल बनना चाहिए। तो ये जो व्यक्ति के मन में विचार आया ना, ये व्यक्ति के मन में नहीं बल्कि भगवान ने इसके मन में विचार को भेजा। तो इसको बोलते हैं सत्य। ये हमारा सही सत्य है, इसी को वास्तव में सत्य कहते हैं। 100% का सही यही है। लेकिन इसके मन में तो आ गया, लेकिन अब जो मोबाइल बनाएगा, ठीक है, इन्होंने मान लो कि एक कंपनी को चाहे एक मशीन को खरीदा, या तो एक कोई व्यक्ति को बोला कि हमको एक मशीन बनाना है, या तो मशीन बना के दीजिए जिससे हम मोबाइल बनाएंगे। तो ये व्यक्ति क्या हो गया, इससे सीखना। आखिर ये व्यक्ति के मन में पहले से तो मोबाइल आया नहीं, ठीक है, पहले से तो मोबाइल आया नहीं कि हम मोबाइल बनाएंगे सो, तो ये दूसरा नंबर पर हो गया। अब मान लो कि इन्होंने मोबाइल बना दिया एगो, अब इसी का देखा से कि और सारा मोबाइल क्या हो जाएगा, बन जाएगा, तो ये तीसरा नंबर पर आ गया। तो इसको बोलते हैं पहला सत्य। और इसी का देख करके फिर ये यानी इसके मन में विचार आया, उसके बाद ही ना ये फ़ोन को बनाए, तो इसको बोलते हैं दूसरा सत्य। और जब एगो फ़ोन बना दिए तो इसी का देखा से कि कई फ़ोन और बनेगा, इसको बोलते हैं तीसरा सत्य। ठीक है, तो उसी चीज़ों को, तो ये जो प्लेटो थे ना, तो कविता को ये तीसरा सत्य माने कि जो कवि लोग कुछ भी लिख देते हैं कविता में, ये अपने से थोड़ी नहीं लिखते हैं, ये कहीं से देख वगैरह करके लिखते हैं ये। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि मोबाइल का नकल करके, ठीक है, तो वैसा ही कविता जो लिखते हैं ना कवि लोग, वो नकल करके दूसरों को देख करके लिखते हैं, अपने से नहीं लिखते हैं वो। देखो प्लेटो के अनुसार इस संसार का सभी भौतिक वस्तु, यानी कि भौतिक वस्तु मतलब जितना भी इसमें सामान जो आपको दिख रहा है दुनिया में, वो सभी वस्तुओं का एक मूल विचार ईश्वर के दिमाग में होती है। यानी जो भी हम लोगों ने जितना भी सारा वस्तु है, चाहे फ्रिज हो, चाहे कूलर हो, चाहे जो भी पंखा वगैरह हम लोग देख रहे हैं, ये आया कैसे होगा? तो ये सबका विचार, जितने भी हमारा संसार में वस्तु है ना, जो भी चीज़ है ना, उसका विचार जो है ना, वो ईश्वर के दिमाग में होता है। और वही हमारा विचार जो ईश्वर के मन में विचार है, वही एकमात्र परम सत्य विचार है। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ अगर पहले बना होगा ना, तो किसी न किसी व्यक्ति के मन में वो विचार आया होगा, तो उसके विचार यानी कि भगवान ने उसके विचार को भेजा उसके मन में, तो उसी को बोला गया कि वो परम सत्य है, यानी वास्तविक सत्यता वही है। उसके बाद दूसरे नंबर पर इन्होंने दिया संसार क्या है। तो संसार का डिफिनेशन बताया कि जो अभी मैंने एक व्यक्ति के मन में जो विचार आ जाता है, जो भगवान ने विचार को भेजता है, ठीक है, तो उसकी जो छाया है, यानी उसकी जो नकल है, वही क्या है? संसार है। जैसे मान लो कि इस व्यक्ति के मन में मैंने क्या भेजा, भगवान ने क्या भेजा कि एक ऐसा फ़ोन होना चाहिए जो दूरी से दूरी पर बात हो जाना चाहिए। ठीक है, हम कहीं भी हो, वो कहीं भी हो, और इस पर बात हो जाना चाहिए। अब इन्होंने इसका ये जो भगवान के मन में जो विचार था, वो इस व्यक्ति के मन में तो विचार आ गया, भगवान ने इसके मन में विचार डाल दिया, तो ये वास्तविकता सत्य यही हो गया, यही है परम सत्य। ठीक है, अब क्या हुआ, एक व्यक्ति यहाँ पर ये है, अब ये व्यक्ति इसका नकल करेगा कि अच्छा मोबाइल होना चाहिए ना बात करने के लिए। अब ये व्यक्ति क्या कर दिया, मोबाइल को बना दिया। तो ये व्यक्ति किसका नकल किया? इसका नकल किया ना, यानी जो मूल विचार था, जो मेन विचार था, वो इसके मन में है, मेन विचार इसके मन में है, तो इसके विचार से इसका विचार को फिर कौन नकल किया? ये नकल किया। ठीक है, तो ये जो नकल किया ना, ये हो गया हमारा संसार। और जो पूरा संसार में अभी जो फैला हुआ है ना पूरा, वो पूरा सत्यता नहीं फैला हुआ है, अभी जो हमारा दूसरा नंबर का सत्य फैला हुआ हमारा पूरा संसार में। ठीक है, उसके बाद फिर अब मोबाइल और भी देखा से कैसे जो लोग बना रहे हैं, वो तीसरा सत्य पे है। मान लो कि एक दुकान में मोबाइल को भी बना रहे हैं, और वो ये कुछ बोल देंगे मोबाइल के बारे में
कि मोबाइल में ये चीज़ होना चाहिए, तो ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने तीसरा नंबर पर चीज़ों को सीखा। पहला नंबर पर तो भगवान ने बताया, दूसरा नंबर पर मोबाइल बना और तीसरा नंबर पर आपने सीखा। तो तीसरा नंबर को कविता कहा इन्होंने, यानी कि इन्होंने ये कहा कि जो कलाकार या तो फिर कवि है ना, इस भौतिक संसार का यानी इस संसार को देख करके अपनी कला या कविता रचता है। मतलब इन्होंने कविता लिखने वाले कवियों को ये कहा कि संसार में ये सब देखते हैं, ठीक है, चीज़ों को, और उसी का नकल करके क्या करते हैं, लिखते हैं। ऐसा इनका कहना है। अन्य देखिए, जो भगवान के मन में सत्य है वो संसार में आता है, और संसार में जो फैली हुई जानकारी है उसी को कवि क्या करते हैं, अपने कविता में उतारते हैं और उसको सत्य बताते हैं। तो ये कहाँ से सत्य हुआ? ये तो दूसरे को देख करके ना कविता लिखा गया है, तो इसीलिए ये कविता को गलत ठहराते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि वह नकल कभी नकल करते हैं, मतलब जो कविता है ना वो नकल का भी नकल करते हैं। जैसे भगवान ने यहाँ पर सत्य को भेजा, इसका नकल कौन कर लिया यहाँ पर, और फिर इसका नकल ये कर दिया, मतलब ये नकल का भी नकल करते हैं। आगे देखो, इसलिए प्लेटो ने एक प्रसिद्ध वाक्य कहा, इसी चीज़ों को लेकर के इन्होंने एक प्रसिद्ध वाक्य कहा कि कविता सत्य से 3 गुनी दूर है। मतलब जो लोग कविता को लिख देते हैं ना, कविता क्या, अगर मान लो कि कविता कोई व्यक्ति ऐसे लिख दिया कि एक बेटा था और उसके पिताजी थे, पिताजी बेटे को खूब मारते थे, तो क्या वो मारते हुए देखे? नहीं देखे हैं, ठीक है। एक कहानी रचा हुआ, और ये कहानी रचा हुआ कहाँ से? पहले भगवान ने इस सत्यता को भेजे हैं, फिर संसार में फैला, फिर उसको देख करके कवि लोगों ने लिखा है। तो इसीलिए कहा गया कि कविता जो है वो सत्य से 3 गुनी दूर पर है। पहला सत्य यहाँ पर है, दूसरा सत्य यहाँ पर है, तीसरा सत्य पर है कविता, ठीक है। पहली दूरी विचार ईश्वर का सत्य, यानी ईश्वर ने विचार को दिया। दूसरी दूरी वस्तु यानी संसार की चीज़ें, पहली नकल, यानी कि देखो संसार की जो चीज़ें हैं वो सब क्या हुआ, यानी ईश्वर के सत्य का नकल किए, तो यहाँ पर बहुत सारे वस्तु बना। अब बहुत सारे वस्तुओं का ही और नकल हो रहा है, तब ये दूसरी नकल हो गया। ये इसको बोलेंगे वस्तु की नकल, ये वस्तु की नकल ही करें, तो इसको बताइए कविता। पहला नकल ईश्वर के सत्य, दूसरा जो नकल है वो हमारा क्या है, ये पहली नकल यानी इसका नकल किए, और ये जो तीसरा है वो दूसरा वाला का नकल किए, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों कि मन में विचार आया, उसके बाद विचार आने के बाद वो वस्तु बन गया, वस्तु के बाद उसको नकल करके कविता में डाल दिया गया। मोबाइल बनने का विचार आया, वस्तु बन गया, मोबाइल बन गया, और मोबाइल के बारे में फिर कविता में लिखा गया। तो कहाँ से ये सही का सत्य हो गया? ये तो देखा सीखी से सारा काम यहाँ पर हो रहा है ना। प्लेटो का कहना था कि जब कवि केवल नकल की नकल कर रहा है, यानी जब कवि लोग नकल का नकल कर रहा है, मतलब इसका नकल ये किया, इसका नकल ये किया, तो जब कवि लोग नकल करके फिर नकल करके वो अपना कविता लिखते हैं, तो हमें उसे असली सच से बहुत दूर ले जा रहा है। यानी कि जो सही का सच है वो हमको नहीं बता रहे हैं, वो सही सच से बहुत दूर ले जा रहा है, ठीक है। यानी कि अगर कभी सीधे सीधे यहाँ के सत्य के बारे में बताते हैं तो हम समझ भी सकते हैं, यहाँ से फिर यहाँ आता है और यहाँ से यहाँ आते हैं, मतलब वो हमें पूरी सच्चाई के बारे में नहीं बताते हैं, वो हमें सच्चाई से बहुत दूर ले जा रहे हैं। वह हमें एक काल्पनिक और झूठी दुनिया में ले जाता है। मतलब जो कवि लोग कविता लिखते हैं ना, वो हमें एक झूठी दुनिया में ले जाते हैं, झूठी चीज़ें लिखते हैं, ऐसा इनका कहना है। इसलिए कविता समाज के लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए प्लेटो ने कहा कि जो कविता ना वो समाज के लिए कभी भी उपयोगी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पूरी सत्य नहीं है, ठीक है, पूरी सत्य का विचार नहीं है। ये तीसरा नंबर पर आने की नकल का नकल करके कविता बनता है, ऐसा इनका कहना है। देखो कविता पर प्लेटो के मुख्य आरोप क्या है, यानी कि प्लेटो जो है वो कविता पर क्या आरोप लगाते हैं। तो प्लेटो ने काव्य के यानी कि कविता के खिलाफ मुख्य रूप से 3 तरह के आरोप लगाते हैं। इनका कहना है जो कविता है वो दार्शनिक और बौद्धिक आरोप है, मतलब इसमें भ्रम फैलाना। इसका मतलब क्या है, अगर ये नहीं लिख पाओगे तो ऐसा लिखना, इनका कहना है कि कविता भ्रम फैलाता है। वो कैसे, देखिए ये चीज़ आपको हटा देना है, ठीक है, ये मैंने बुक से लिखा है तो ये चीज़ आपको हटा देना है। ये लिखना है, प्लेटो के अनुसार कविता सत्य से दूर ले जाती है। प्लेटो का कहना है कि कविता जो है ना वो सत्य से हमें दूर ले जाती है, कभी बिना किसी भी वास्तविक ज्ञान के, मतलब ये वास्तविक ज्ञान इनके पास नहीं होता है, ठीक है, केवल वो सतही चीज़ों का अनुकरण करता है। मतलब जो चीज़ उसके सामने आता है उसी चीज़ों को देख करके नकल करके वो चीज़ कविता को लिख देते हैं। वह युद्ध में ना जाते हैं, ना तो वो कोई राजनीति किए रहते हैं, ना तो वो कोई दार्शनिक होते हैं। तो कविता तो लिखता है ना, वह युद्ध राजनीतिक या दर्शन पर कविता तो लिख देता है, लेकिन क्या वो युद्ध में गया था, क्या वो राजनीति किया है? तो वही चीज़ बताया जा रहा है। ये सब के बारे में तो लिख देते हैं, लेकिन वह खुद ना तो कोई योद्धा होते हैं युद्ध करने वाले, ना ही कोई वो दार्शनिक हैं, तो
वो कैसे उस सब चीज़ों पर लिख सकते हैं। इसलिए कविता मनुष्य को अज्ञानी बनाता है, मतलब ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान कर देता है, उसको झूठा जानकारी देता है। नैतिक और चरित्र आरोप यानी कि भावनाओं को भड़काना, यानी कविता के ऊपर यह भी आरोप लगाया गया कि कविता लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है। प्लेटो का मानना था कि मनुष्य के भीतर दो तत्व होते हैं, एक होता है बुद्धि और दूसरी होता है भावना, है ना। हमारे पास बुद्धि भी है और भावना भी है। एक आदर्श नागरिक, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए बुद्धि का मजबूत होना जरूरी है, इस ऐसा इनका कहना था। ठीक है, इनका यह कहना था कि कविता जो मनुष्य की बुद्धि को सुला देती है, मतलब सुस्त कर देती है उसकी बुद्धि को, और उसकी कमजोरी भावनाओं जैसे अत्याधिक रोना, वासना, क्रोध करना, शौक को भड़काती है। मतलब कविता पढ़ने से हम क्या करते हैं, कभी कुछ ऐसे कविता रहता है ना जिसको पढ़ने से रोना आ जाएगा, वासना आ जाएगा, क्रोध जैसा गुस्सा आ जाएगा, आप कविता को सुन करके शौक में पड़ जाओगे। तो इससे इनका ये कहना है कि जो हमारा बुद्धि होती है ना वो सो जाती है, बुद्धि हमारा शिथिल पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है, और जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा इनका कहना है। नाटकों में जब नायक, यानी कि नाटकों में नायक को रोते हुए बिलखते हुए दिखाया जाता है, जो नाटक होता है ना कहीं भी डांस वगैरह प्रोग्राम, तो उसमें जो नाचने वाला व्यक्ति होता है उसको नायक बोला गया। तो जब वो व्यक्ति नाटक में रोते हैं, डांसर वगैरह लोग, ठीक है, बिलखते हैं, तो उसको देख करके दर्शक जो देखने वाले होते हैं ना वो भी लोग भावुक हो जाते हैं। तो प्लेटो का कहना है कि यह मनुष्य के चरित्र को कमजोर कर देता है, उसको कायर बना देता है, तो वो आगे बढ़ करके कोई बढ़िया मजबूत वाला काम नहीं कर पाएगा, वो कमजोर हो जाएगा इस तरह से। धार्मिक और सामाजिक आरोप, इनके ऊपर ये भी आरोप लगाया गया प्लेटो के द्वारा कि देवताओं का गलत चित्रण कविता में लिखा छापा जाता है, कि जो देवी देवता होता है ना उसका फोटो गलत तरीका से कविता में पेश किया जाता है। प्लेटो अपने समय के कवियों, विशेषकर होमर को, ये भी एक कवि थे, इस पर विशेष रूप से आरोप लगाए हैं। इसलिए भी ये नाराज थे ये, क्योंकि उस समय क्या था पता है, उन्होंने अपनी कविताओं में देवी देवताओं को, महान्यायों को इंसान की तरह लड़ते, झूठ बोलते, धोखा देते और वासना में डूबे हुए दिखाई दिया था। यानी इन्होंने एक कविता देखा था किसका, होमर का, उसमें से महान महान व्यक्तियों को, जो हमारा देवी देवता है उसको, महानायाओं को, ठीक है, जो महानायकों है, महान व्यक्ति, ठीक है, महानायकों मतलब क्या, महान जो व्यक्ति हैं, ये सब इंसानों को लड़ते, झूठ बोलते और धोखा देते और वासना में डूबे हुए, वासना मतलब कोई प्रेम में डूबे हुए, ये सब तरह से दिखाया गया। तो क्या हमारा जो महान व्यक्ति होते हैं, भगवान होते हैं, वो झूठे बोलते हैं, धोखा देते हैं, क्या वो प्यार में डूबते हैं? ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा प्लेटो का कहना है। प्लेटो का तर्क था कि अगर युवा ऐसी कविता को पढ़ेगा तो वही ना सीखेगा। तो वे देवी देवताओं को अपना आदर्श मान करके, यानी कि देवी देवताओं को सच्चा मान करके उसी के जैसा ये भी करने लगेंगे कि अरे देवी देवता रो रहा है तो हम भी रोएंगे, वो प्रेम कर रहा है तो हम भी करेंगे, अगर देवी देवता झूठ बोल रहा है तो हम भी क्यों नहीं बोलेंगे। तो जैसा देवी देवता को करते हुए दिखाया जाएगा वैसा ही लोग भी देवी देवताओं को आदर्श मान लेंगे, सच्चा मान लेंगे, और उसी को मान करके वो खुद भी अनैतिक बन जाएंगे। अनैतिक मतलब गलत बन जाएंगे। नेक्स्ट है काव्य का वर्गीकरण। प्लेटो ने कला और कविता को दो भागों में बांटा है ना। काव्य मतलब क्या, कविता। तो प्लेटो ने कविता को दो भागों में बांटा, एक ललित कविता और एक उपयोगी कविता। ललित कविता जो सिर्फ लोगों को ललचा रहा है और उसको कुछ काम करने नहीं दे रहा, और एक उपयोगी कविता होता है जो वास्तव में समाज को आगे ले जा रहा है। कविता, संगीत, चित्रकला प्लेटो ने इसके विरोधी थे, क्योंकि ये केवल आनंद देते हैं, भावनाओं को भड़काती है और कुछ इससे मिलने वाला नहीं है। दूसरा उपयोगी कला, जैसे बुनाई, यानी कि कुछ लोग बुनाई कर रहे हैं, वस्तु कला, कुछ लोग वस्तु को बना रहे हैं, तो ये सब हमारा भला है, क्योंकि इससे हमारा देश विकास करेगा अगर कुछ लोग कुछ बना रहे हैं तो ऐसे कलाकारों को इन्होंने सपोर्ट किए। तो प्लेटो ने इसके समर्थक थे, क्योंकि ये समाज को काम आती है, समाज को ये बढ़ावा देते हैं कुछ बना करके। हालांकि प्लेटो कविता को पूरी तरह दुश्मन नहीं थे कि ये कविता को पूरी तरह दुश्मन समझते थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी कविता लिखे जो देवी देवताओं को स्तुति गीत हो या महान देशभक्तों के प्रशंसा गीत हो, तो उसे राज्य में अनुमति दी जा सकती है। मतलब देवी देवताओं के बारे में लिखा हो, महान देशभक्तों के बारे में प्रशंसा किया गया हो और उसके बारे में अच्छा ही चीज़ लिखा गया हो, तब उसको अनुमति राज्य में मिल सकता है, देश में मिल सकता है, क्योंकि उससे समाज में नैतिकता, यानी कि अच्छाई चीज़ें और अनुशासन बढ़ती है। ठीक है, और अगर गलत चीज़ें लिखा जाएगा तो अनुशासन कहाँ से बढ़ेगा। निष्कर्ष, प्लेटो ने कविता का मूल्यांकन करते हुए, यानी कि उसका पूरा जांच पड़ताल करते हुए, साहित्यकार की नज़र से नहीं, यानी कि प्लेटो ने जो कविता का जांच किया ना, मूल्यांकन किया ना, जांच मतलब मूल्यांकन, ठीक है, तो उसको कविता को साहित्यकार की नज़र से नहीं देखते हैं कि कविता एक साहित्यकार ही सिर्फ है, नहीं, वो समाज को सुधारने वाला भी है, बल्कि एक दार्शनिक और राजनीति की नज़र से किया है। ठीक है, यानी कि जो प्लेटो है ना वो एक साहित्यकार की नज़र से नहीं, क्योंकि वो खुद ही साहित्यकार नहीं थे, तो उन्होंने उसको एक साहित्यकार की नज़र से नहीं देखा।
ठीक है, बल्कि एक दार्शनिक और राजनेता की नज़र से देखा, क्योंकि प्लेटो खुद ही एक दार्शनिक थे और राजनेता थे। तो उसको साहित्यकार की नज़र से वो नहीं देखें, क्योंकि वो हिंदी के कवि थोड़ी नहीं थे जो साहित्यकार की नज़र से देखेंगे। वो राजनेता थे, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए चीज़ थे, तो वो दार्शनिक और राजनेता की नज़र से देखे हैं। उनका मकसद यह देखना था कि कविता समाज को सुधार रही है या बिगाड़ रही है। चूंकि उन्हें लगा कि कविता समाज में भावुकता और झूठ फैला रही है, इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया। अगर उसको ऐसा नहीं लगता तो उसका वो विरोध नहीं करते। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय जोड़ दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।